स्टूडेंट्स, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रिया एनालिसिस की लेक्चर सीरीज शुरू कर चुके हैं। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक, आज जो हम रिया एनालिसिस के टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं, आपके सामने ये रहे वो टॉपिक्स। ठीक, हम जो इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स हैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे यूनियन इंटरसेक्शन की, और डिफरेंस ऑफ सेट्स पे बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज़ पे भी हम बात करने वाले हैं। चलिए देखें, है ना। तो ये सब तो हम पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। हम शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, इससे शुरू करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत समझाने लायक क्वेश्चन है। ठीक, सपोज A1 A2 A3 आर 30 सेट्स। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वो चीज़। ठीक, हमारे पास इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है, क्या दिया हुआ है हमें, गिवन है यहाँ पे कि A1 A2 और कुल मिला के ऐसे हमें A30 सेट्स दिए हुए हैं ना। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, ईच विथ 5 एलिमेंट्स, यानी कि ईच, अच्छा ये सारे के सारे A1 A2 A30, इसको मैं बोल रहा हूँ AI, इन सबको क्या बुला रहा हूँ, AI बुला रहा हूँ, है ना। I की जगह 1, I की जगह 2 इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक, ईच AI हैव 5 एलिमेंट्स। सभी AI के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स, है ना। इतनी बात उन्होंने खुद ने लिख के दिया। एंड B1 B2 Bn, यहाँ पे n हमें पता नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं B1 B2, और यहाँ पे कुछ n सेट्स हैं Bn, ईच विथ 3 एलिमेंट्स। तो ईच, अब Bi लिख चुका हूँ तो मैं Bj लिख दे रहा हूँ, है ना। ईच Bj हैव 3 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स दिए हैं इनके अंदर, 3 एलिमेंट्स, है ना। हर सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, यहाँ पे हर सेट के अंदर 5 एलिमेंट है। आगे क्या बोल रहा है, लेट यूनियन ऑफ AIs। तो अब क्या बोल रहा है भाई साहब, जब आप ये AIs का यूनियन लोगे, यानी कि A1 यूनियन A2 यूनियन एंड अप टू कितना A30, तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, I बराबर 1 to 30 AI, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, उसको बोल रहा है कि ये जो पूरी चीज है और ये जो पूरी चीज है दोनों आपस में इक्वल है, और ये दोनों आपस में किसके इक्वल है, S के इक्वल है। तो इसको उसने नाम दे दिया कि ये क्या है, S। उसी तरीके से सेम वे में उसने ये भी बोला है कि जिस दिन हम B1 यूनियन B2 यूनियन अप टू यूनियन Bn जब लेंगे, तो यूनियन J बराबर 1 to कहाँ तक n, और ये हमारे पास Bj, ये भी किसके इक्वल है, S के इक्वल है ना, इन सबके यूनियन ऑफ सेट्स से। अच्छा, अब साथ में वो क्या बोल रहा है, एज्यूम करिए, एज्यूम दैट ईच एलिमेंट ऑफ S के जितने भी एलिमेंट हैं बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs, यानी कि S के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इन सबके यूनियन से मिलके बना है S, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक एलिमेंट, वो एक सिंगल एलिमेंट, ये जितने भी A1 A2 A3 हैं उनमें लगभग कितनों में पाया जाएगा, कम एग्जैक्टली 10 सेट्स में पाया जाएगा। मान लीजिए S के अंदर 1 आ रहा है, S के अंदर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1, ये यहाँ पे टोटल कितने सेट्स हैं, 30 सेट्स हैं, तो इन 30 में से किसी 10 सेट में 1 पक्का ही होगा। अब इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज, है ना, हमने एक सेट ले लिया A1, और मैंने इसके अंदर 1 2 एक ये एलिमेंट ले लिया, मैंने एक ले लिया A2, इसके अंदर मैंने 2 3 ले लिया, और एक मैंने A सेट A3 ले लिया, इसके अंदर मैंने 1 3 ले लिया। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप A1 यूनियन A2 यूनियन A3 लीजिए, इस पूरे को आप क्या बुलाएंगे, S बुलाएंगे। ठीक, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 आपको किसके बराबर मिलेगा, इन सबका यूनियन लेना है, तो इन सबका यूनियन लेने पे आपको क्या मिलेगा, 1 2 3, तो ये आपका कौन सा सेट आ गया, S आ गया। और S आपका क्या है, यूनियन ऑफ AI है। S आपका क्या है, यूनियन ऑफ AIs है ना, इन्हें AI कहा जा रहा है, A1 A2 A3, इन्हें क्या कह दिया हमने, AI। तो यूनियन ऑफ AIs हमारे पास S है, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए हैं, 3 एलिमेंट्स आ गए। अब इसको यदि मेरे को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ S, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक, देखो समझना जरा ध्यान से, आपके पास कुल मिला के कितने सेट हैं, तो मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ सेट्स आर देयर 3। ठीक, कुल मिला के कितने सेट्स हैं हमारे पास, 3 सेट्स हैं। हर सेट में लगभग कितने एलिमेंट है, तो आप बोलोगे देखिए यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, तो मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब मैं यहाँ पे डिवाइड बाय क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय
आप जरा देखिए S के अंदर जितने भी एलिमेंट है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। यदि 1 को चेक करेंगे तो 1 देखिए लगभग एग्जैक्टली कितने सेट्स में आ रहा है, 2 सेट्स में आ रहा है ना, 1 यहां भी आ रहा है, 1 यहां भी आ रहा है। आप 2 को चेक करेंगे, 2 भी 2 सेट में आ रहा है, 3 को चेक करेंगे, 3 भी एग्जैक्टली 3 सेट में 2 सेट में आ रहा है। यानी कि हर बार ये जो 1 2 3 है, तो इसके अंदर के जो एलिमेंट है, इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं, वो लगभग एग्जैक्टली कितने सेट्स में आ रहे हैं, मैं बोलूंगा वो लगभग एग्जैक्टली 2 सेट्स में आ रहे हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस फाइंड आउट किया जाता है। और ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, उसका फॉर्मूला, ठीक, ये आपने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। और जरा आप ध्यान से देखिए, एस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यहाँ पे कितने हैं, 3 ही तो हैं, 1 2 और 3 ही तो एलिमेंट है। तो देखिए फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है। वहीं पे हम यदि इस पे बात करें, है ना, इस पे यदि बात करें, जरा खुद ही सोचिएगा, मैं इस पहले वाले सेट के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक, मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो जरा बताइएगा टोटल कितने सेट्स हैं, तो आप बोलेंगे सर 30 सेट हैं। हर सेट में लगभग कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलेंगे 5 एलिमेंट हैं। अच्छा, 5 एलिमेंट है। अब डिवाइड किससे करते हैं, तो उन्होंने दिया हुआ एज्यूम दैट ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द एआईज। यानी कि मैं किससे डिवाइड करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं, इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं, वो इन एआईज में से लगभग एग्जैक्टली 10 सेट में पाए जाएंगे। ठीक, तो हमने उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड जैसे ही करेंगे तो आपको पता है ये 0 से 0 हो गया, 3 5 से कितना आ गया, 15। उसी तरीके से जब मैं इसके लिए बात करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस अगेन लिखूंगा, क्योंकि ये भी तो एस के ही बराबर है। ठीक, तो यदि ऐसा करेंगे तो बताइएगा यहाँ पे टोटल कितने सेट्स हैं, आप बोलेंगे n सेट्स हैं। n तो पता नहीं है, n ही तो निकालना है, n ही तो निकालना है। अच्छा, कितने एलिमेंट्स हैं हर सेट के अंदर, तो आप बोलेंगे हर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। और बीआई मतलब बीजेस जितने भी सेट्स हैं, इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कितनी बार पाए जाएंगे, 9 बार पाए जाएंगे। यानी कि एस के अंदर आने वाला हर एक एलिमेंट जब इसमें क्रॉस चेक किया जाएगा बीजेस में, तो एग्जैक्टली कितने सेट्स में पाए जाएंगे, 9 सेट्स में पाए जाएंगे। तो किससे डिवाइड पड़ रहा है, 9 से डिवाइड पड़ रहा है। ये आपका गया 3 1 3 और 3 3 9, तो आपके पास आ गया कितना, n/3। ऐसा करते ही अब आपको पता है कि मान लीजिए मैं इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस ही तो दे रहे हैं दोनों। तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यदि बात करी जाए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, वी कंपेयर। ठीक, हम जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हमारे को कितना मिल जाएगा, 15 इज इक्वल्स टू कितना, n/3। ठीक, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू 45। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 45 हैं, है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आती है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका किया जा सकता है, वो तरीका क्या है देखिए जरा समझिएगा। मान लीजिए मैंने बोला इफ, है ना, ये खत्म हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे एंड हो गया। लेकिन आप जब कोई बुक उठाएंगे, CSIR के लिए आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई बुक उठाएंगे, तो उसमें ज्यादातर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि यदि आपको दिया हुआ है क्या कि S इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ I बराबर 1 to 30 AI, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, इसको निकालने का क्या तरीका होगा कि देखिए AI इस पे बात हो रही है, तो एग्जैक्टली कितने जगह पाया जाएगा, तो 10 सेट में पाया जा रहा है। हर एक एलिमेंट S का जितना भी है, S का जितने भी एलिमेंट है वो लगभग कितनी बार पाए जाएंगे, कितने सेट्स में पाए जाएंगे, 10 सेट्स में पाए जाएंगे, तो 1/10। उसके बाद लिखा जाएगा समेशन I बराबर 1 to 30, और यहाँ पे लिखा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन AI। इस तरीके से आपको बुकों में लिखा मिल सकता है। हमने किया वही काम है, बस उन्होंने बाय यूजिंग द फॉर्मूला, इस तरीके से फॉर्मूले के रूप में भी आपको लिख के दिखा सकते हैं। ठीक, बाकी लिखना वही है कि 1/10 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन AI में आप क्या लिखोगे, आप वही लिखोगे कि टोटल सेट्स कितने हैं, 30 सेट्स हैं, और हर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो आप ये 5 लिख दोगे, तो भी आपका आंसर वही आएगा। कितना आएगा भाई साहब, 15 ही आएगा। उसी तरीके से इफ आप S बराबर इसको लिखेंगे कितना, J बराबर 1 to n, और यहाँ पे लिखेंगे BJ, तब इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज नथिंग बट 1/9 समीशन J बराबर 1 to n, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे भाई साहब, यहाँ पे लिखेंगे आप n×3। ठीक, और ये आपको वही काम करके देगा कि 1/9 इंटू कितना भैया, जैसा अपन ने निकाला था n×3, और ये आपको दे देगा n/3। और फिर वही प्रोसीजर कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको n बराबर कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा।
ठीक, तो ये देसी तरीका है और ये अपना बाय फॉर्मूला। तो आपको ये समझ में आएगा कि समीशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एआई किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक, आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं और एक एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके से काम करता है। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। लेट एफ बी अ फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक, और हमें एफ दिया हुआ है, एफ हमें दिया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एफ हमें कितना दिया हुआ है भैया? हमने पिछले लेक्चर में भी एक इस तरीके का क्वेश्चन उठाया था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा उससे आगे है ना, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए है लेवल। ये इस तरीके से हमें एक सेट दिया हुआ है, गिवन सेट है, ये फैमिली ऑफ सेट है ना, सेट ऑफ सेट्स भी कहा जा सकता है। अच्छा, अब हमें क्या निकालने को बोल रहा है? यूनियन ऑफ एफ। अच्छा, तो कुछ देर के लिए बोल देना कि ये मेरे लिए x1 है, ये भैया मेरे लिए x2 है और ये मेरे लिए भैया x3 है। ठीक, यानी कि इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू f, x बिलोंग्स टू f, है ना। ये सारे के सारे x कहलाएंगे। x किसके अंदर है? f के अंदर है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है यूनियन ऑफ f। तो यूनियन ऑफ f निकालने का मतलब क्या है कि आपका x यूनियन x2 यूनियन और x3 का यूनियन, ये आपको क्या दे देगा? ये आपको i दे देगा। अच्छा, तो इनका जैसे यूनियन निकालेंगे तो बताइए इंडेक्स सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, ये आ गए। ठीक, अच्छा आगे क्या बोल रहा है भैया? आगे बोल रहा है कि AI वाला है ना, ये इस पे बात कर रहे हैं। मैंने पहले आपको इस पे क्लियरिटी दी कि F क्या है, उसके बाद मैंने आपको इस पे क्लियरिटी दे दी। अगला मैं इस पे बात कर रहा हूँ, मैं बारी बारी आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मैं बीच में कहीं नहीं कूद रहा हूँ। अगली चीज वो आपको बोल रहा है कि जो AI है, जहाँ पे I बिलोंग्स टू क्या है? कैपिटल I, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई साहब? तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा AI, और I मेरे पास क्या है? ये सारे के सारे स्मॉल i कहलाते हैं। याद होगा अपन ने पिछले लेक्चर में बात कर ली है, सारे के सारे क्या है? स्मॉल i। तो स्मॉल i हमारे पास कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे के सारे हमारे पास i हैं। तो ये सारे के सारे कैपिटल I के अंदर है। अच्छा, यदि ये सारे के सारे कैपिटल I के अंदर हैं तो इन पे बात करी जाएगी। तो इससे जब टेबुलर फॉर्म में लिखा जाएगा इसको, तो बारी बारी वैल्यू पुट करते जाओ। तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, है ना, A5 हो गया और A6 हो गया। यहाँ तक हम आ गए। ये हमारा इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट आ गया। ये क्या आ गया? हमारा इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट आ गया। उसके बाद वो बोल रहा है व्हाट अबाउट दिस सेट। फिर इन सेट्स का क्या होगा? तो इन सेट्स पे भी बात कर लेते हैं। वो ये बोल रहा है कि आपको कैलकुलेट करके देना है यूनियन I बराबर कैपिटल I बिलोंग्स टू कैपिटल I, AI की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, तो जरा ध्यान से देखिए, यूनियन I की वैल्यूज क्या है हमारे पास? यही है 1 2 3 4 5 और 6, यही तो हमारे पास है, और ये हमारे पास कैपिटल I है। अच्छा, और आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ AI। अब जैसे जैसे मैं वैल्यू पुट करते जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हमें इन सभी AI का क्या लेना है? यूनियन। हमें इन सभी AI का क्या लेना है? यूनियन। यानी कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन और A5 यूनियन और एक आ जाएगा A6 यूनियन। तो ये आपने निकाल दिया I बिलोंग्स टू कैपिटल I AI। आपने ये वैल्यू निकाल के दे दी जो उन्होंने पूछी थी। उसके बाद भी वो रुके नहीं, वो और आगे बढ़ रहे हैं कि यदि इस तरीके से पूछा जाए, क्या पूछा जा रहा है ना, नेक्स्ट, है ना। नाउ अगली चीज उन्होंने पूछी है यूनियन X बिलोंग्स टू कैपिटल F, फिर ब्रैकेट के अंदर यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल X और ये लिखा हुआ है AI। इसकी वैल्यू बता दीजिए साहब। अगला क्वेश्चन उनका इसमें आ गया, तो इसमें भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूनियन ऑफ AI का भी क्या लेना है? यूनियन। इसको पढ़ना सीखिए। पहले तो इनका यूनियन हो रहा है, इनके यूनियन का भी क्या लेना है? हमें यूनियन लेना है। तो जरा ध्यान से देखिए, यूनियन। अब X बिलोंग्स टू F, यहाँ पे हमने कहीं पे लिखा था, ये दिख रहा होगा X बिलोंग्स टू F। X बिलोंग्स टू F का मतलब क्या है? X1 X2 और X3, यानी कि X1 X2 और X3 बिलोंग्स टू क्या है? F है। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है, ठीक। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन I बिलोंग्स टू X और ये आपके पास AI, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, इन यूनियंस का भी हमें क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो इसको लिखने का क्या तरीका? थोड़ा क्रिटिकल लग सकता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। CSIR की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा आप देखिए जा कि क्या होगा, ठीक। I कहाँ पे है? X में है। I कहाँ पे? X में। तो अगली स्टेप में मैं जो लिखने जा रहा हूँ उसको किस तरीके से लिखा जाएगा? उसको लिखा जाएगा भाई साहब यूनियन, ठीक। यहाँ पे लिखा जाएगा I बिलोंग्स टू X1, I बिलोंग्स टू X1। अब मुझे I कहाँ से लेना है? X1 से लेना है, ठीक। ये सारे के सारे X1 है ना, और ये किससे जाके टकरा रहा है? I से टकरा रहा है, ठीक। तो पहले X की जगह कौन सा सेट आ गया? X1। उसमें से मुझे क्या निकालने हैं? सारे के सारे I निकालने हैं, और ये मैंने लिख दिया AI। फिर ब्रैकेट में डाला और ये क्या लिख दिया? यूनियन। अगला मैं क्या लिखूंगा भाई साहब? यूनियन
I बिलोंग्स टू x2 और यहाँ पे भी क्या लिख दिया AI ब्रैकेट में डाला, यूनियन I बिलोंग्स टू x3 और ये लिख दिया AI। ऊपर वाली चीज को इस तरीके से लिखा जाता है, आप जरा ध्यान से देखिए, ठीक। यूनियंस का भी क्या निकाल दिया आपने, यूनियन। तो ये काम, ये सेट एक्टिवेट हो गया, x1 एक्टिवेट हो गया, x2 एक्टिवेट हो गया और x3 एक्टिवेट हो गया, और ये I वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ दिख रहा होगा, ठीक। तो वो यूनियन है ना, ये यूनियन है, ये यूनियन है, ये यूनियन है। यूनियंस का भी क्या लेना है, यूनियन लेना है, दिख रहा होगा। यूनियंस का भी क्या लेना है, यूनियंस का भी यूनियन लेना है, यही है वो बोल रहा है, ठीक। वो आपने करके दिखा दिया भाई। तो देखिए अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, आपको अच्छे से पता है x1 के अंदर कितने एलिमेंट हैं, x1 के अंदर 2 एलिमेंट है, 1 और 2। तो यहां पे लिखा हुआ है A1 यूनियन A2, फिर ये बड़ा वाला यूनियन। अब x2 के अंदर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 और 3 है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास A2 यूनियन A3 यूनियन। x3 के अंदर कितने हैं, 4 5 और 6, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास A4 A5 और A6, ठीक। तो इस तरीके से ये मैटर काम करता है, ठीक। ये मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा यदि अभी आप तक आपने ये सब नहीं देखा है। इनको बहुत ध्यान से देखिए किस तरीके से इनकी नोटेशंस हम प्रयोग में लाते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी वो काम में आएगा, ठीक। तो ये था आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो मुझे लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स विद एग्जाम्पल। अब इस पे बात करते हैं। इफ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर गिवन, जरा बात को समझिएगा, है ना, यहाँ पे सिंपल सी बात को समझिएगा। क्या बोल रहा है कि यदि कल को आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिल रहा है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आपको दिए हुए हैं, तो उनका ये कहना है कि ए और बी फिर यूनिक नहीं हो सकते, यानी कि ए और बी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाऊं, है ना, एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर ले रहे हैं अपन। क्या कि अपन मान ले रहे हैं कि ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी है सपोज 1 2 3 4 और ए इंटरसेक्शन बी है, मान लिया अपन ने 2 और 3, ठीक है, अपन ने मान लिया। नाउ हम सेट को कंसिडर कर रहे हैं, किस तरह के सेट को कंसिडर करके दिखा रहे हैं। मैंने मान लिया कि ए के अंदर है 1 2 3 और बी के अंदर है 2 3 और 4। अब जब बताइएगा, जिस दिन मैं ए यूनियन बी लिखूंगा तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 ही आएगा, और जिस दिन मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा इन दोनों का, उस दिन आप बोलेंगे सर 2 और 3 ही तो कॉमन आ रहे हैं। सही बात है कि नहीं? अच्छा, वहीं पे मैं एक और, है ना, अगेन कंसिडर, एक और चीज कंसिडर करते हैं अपन। सपोज ए को मैं ले रहा हूं 2 3 और 4, इस तरीके से ले लिया, और सेट बी को मैंने ले लिया 1 2 3 4, इस तरीके से लिया, ठीक है। 2 3 ले रहे हैं बस, ठीक है। अब देखिए, जरा ध्यान से देखिए, मैं यदि आप बोलूं कि ए यूनियन बी चेक करिए, तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 ही आएगा, और यदि मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी में देखो 2 3 और यहाँ पे भी कितना 2 3, देखिए 2 3 ही आया। आप जरा एक बात को गौर करिए कि यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी बात चेंज नहीं हुई। इन दोनों ही केसेस में ए यूनियन बी सेम है, ए इंटरसेक्शन बी भी सेम है, लेकिन यदि आप उनके करस्पॉन्डिंग सेट्स को देखेंगे तो यहाँ पे ए 1 2 3 है, जबकि यहाँ पे ए 2 3 है, यहाँ पे बी 2 3 4 है, जबकि यहाँ पे बी 1 2 3 4 है। तो आप ऐसे बहुत से बना सकते हैं, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो वही वो ये बात समझाना चाह रहा है कि यदि आपको सरकार ने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दे के रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ए और बी को आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे, वो यूनिक नहीं होंगे, वो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे ए और बी यूनिक बिल्कुल नहीं है, देखिए ए और बी यूनिक नहीं है। यूनिक का मतलब होता है एक सिंगल, इकलौता, ठीक। हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता है फंक्शंस का मतलब यही होता है कि विच इज यूनिकली डिटरमाइन, है ना, जिसे यूनिकली डिटरमाइन किया जा सकता है ना। इस बात से आपको ये बात समझ में आई होगी कि भैया यहाँ पे यूनिक नहीं हो सकते, ए और बी बहुत तरह के केसेस बनाए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात बोलेंगे कि क्या ए एंड बी आर नॉट यूनिकली डिटरमाइन, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे बताना कंपलसरी लग रहा है, क्योंकि आजकल लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सेट थ्योरी को लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि उन्हें बस यही लगता है ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। नहीं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपको ये बेसिक बातें पता होना चाहिए कि इफ यू हैव
ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आपको ये गिवन है, तो मे और मे नॉट बी यू कैन डिटरमाइन द ए एंड बी। ठीक, तो याद रखिएगा ए और बी को आप यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे ये बात पे, यदि इस तरीके की कोई चीज गिवन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई, जरूरी नहीं है कि बी और सी आपस में क्या हो, बराबर हो, है ना, कि कोई के दिमाग में आ रहा हो ये सर ए से ए तो कैंसिल हो गया तो बी और सी आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना कंपलसरी है। ठीक, देखिए इसको एग्जाम्पल से समझे, तो एग्जाम्पल इसके लिए देख लेते हैं अपन एक छोटा सा। ठीक, ये देखिए कहने का मतलब, अपन एक सेट ए ले रहे हैं, 2 3 4, ठीक, एक सेट बी ले रहे हैं 2 7, एक सेट सी ले रहे हैं 2 8, ठीक, इस तरीके से ले रहे हैं। अब जिस दिन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, खुद ही सोचेगा ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको दिखेगा इसके अंदर सिंगलटन सेट है, ये एक ही एलिमेंट आ रहा है 2। जिस दिन आप ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, तो जरा आप ए इंटरसेक्शन सी निकाल के देखिए, इसके अंदर भी आपको सिंगलटन एलिमेंट 2 ही मिलेगा। ठीक, यदि मैं इसको फर्स्ट कहूँ, इसको सेकंड कहूँ, तो आपको फर्स्ट और सेकंड से एक ही बात समझ में आती है कि फर्स्ट एंड सेकंड आपको इम्प्लाई कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए क्या कि आपके पास जो बचे सेट हैं बी और सी, ध्यान से देखिए बी और सी, तो आप देखेंगे b इज नॉट इक्वल्स टू c। तो यदि a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c बराबर है, इसका मतलब ये नहीं कि b और c भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसा मत कर दीजिएगा कि a से a कैंसिल आउट हो गया। ठीक, ऐसा कभी होता नहीं है सेट थ्योरी में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं छोटी छोटी बातों को लेके चल रहा हूं ताकि आपको सेट थ्योरी में कभी समस्या ना हो। ठीक, तो b शुड नॉट इक्वल्स टू c, तो ये बात है भैया। हेंस द रिजल्ट होल्ड। ठीक, रिजल्ट आपका क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है कि b इज नॉट इक्वल्स टू c। इस तरीके से ना, ये छोटी बातें ही तकलीफ देंगी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, a यूनियन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b। अब यहां पे कंडीशन लगी है, ठीक, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, कि इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल्स टू b। देखिए इसको बहुत ही आसानी से प्रूफ किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। कैसे, आपने सपोज लेट कर लिया कि ए और बी आपस में क्या है, बराबर है ना। किसी एक कंडीशन को आप एज्यूम करिए, दूसरी को प्रूफ करिए, या तो इसको एज्यूम करिए या तो इसको एज्यूम करिए, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक, दोनों साइड से प्रूफ होगा। जब भी इफ एंड ओनली इफ लिखा होता है तो वो जो स्टेटमेंट होता है वो दोनों साइड से ट्रू होता है, उसकी कन्वर्स भी ट्रू होती है। तो हमने सपोज पहले क्या ले लिया, ए और बी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो ए और बी बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी को मैं ए लिख सकता हूं। ठीक, अरे ए और बी बराबर है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए आएगा। उसी तरीके से ए यूनियन बी भी कितना आएगा, ए आएगा। इतनी बात तो सबको आती है, आप है ना 1-2 नंबर भी लेके कर सकते हैं जिन्हें समस्या होती है समझने में। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट और सेकंड आपको क्या इंप्लाई कर रहे हैं भैया, कि फर्स्ट एंड सेकंड आपको इंप्लाई कर रहा है क्या, कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, ए यूनियन बी। लेकिन ये कब है, व्हेन a इज इक्वल्स टू b, ये तभी हो सकता है। अच्छा, दूसरे केस में है ना, सेकेंड पार्ट, इसको सेकेंड पार्ट बोल दे रहे हैं, इसको अपन लिख दे रहे हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक, सेकेंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि a यूनियन b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b के बराबर है। तो अब हमें साबित करके दिखाना है कि a और b भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए, तो लेट एक एलिमेंट लिया सेट ए के अंदर, x किसके अंदर है, ए के अंदर है। यदि x ए के अंदर है तो यूनियन के अंदर होगा ही होगा। अरे ए के अंदर है तो यूनियन के अंदर तो होगा ही होगा, यानी कि ए और बी में कहीं तो होगा, तो ए के अंदर तो है ही। तो ए लिखूं या ए यूनियन बी लिखूं, बात एक ही है। दूसरी बात यहाँ पे लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अरे आपने इसको एज्यूम करके चला है कि ये बात ट्रू है, तो ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो हमने वही यूज कर दिया कि ए यूनियन बी की क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b, मैं ये भी लिख सकता हूँ, x a के अंदर भी है और x b के अंदर भी है। अच्छा, x दोनों के अंदर है, x दोनों के अंदर है, यानी कि x b के अंदर तो है ही, x b के अंदर तो है ही। अब जरा देखिएगा, ये पहली लाइन को देखिएगा और आखिरी लाइन को देखिएगा, x a का एलिमेंट था, x किसका एलिमेंट हो गया, x b का एलिमेंट हो गया। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b, इक्वेशन नंबर 1।
ठीक, उसी तरीके से जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाएंगे, सपोज आपने बोला कि कोई एलिमेंट y है वो किसके अंदर है, b के अंदर है। यदि y b के अंदर है तो मैं बोलूंगा कि वो a यूनियन b के अंदर तो होगा ही होगा, है कि नहीं। अच्छा, यदि ऐसा है तो अपन वही कंडीशन फिर से अप्लाई करेंगे, क्या कि भैया यानी कि उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन में होगा तो यानी कि वो a में भी है और b में भी है, ठीक, वो दोनों में है, यानी कि a में तो है ही। और वही हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि y b का एलिमेंट था, y किसका एलिमेंट हो गया, a का एलिमेंट हो गया। तो सबसेट की डेफिनेशन के हिसाब से आप क्या बोल सकते हो कि नाउ b इज अ सबसेट ऑफ a, और ये हमारे लिए हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड को जैसे ही इंप्लाई करवाएगा, ये क्या बोलेगा कि a इज इक्वल टू क्या आ गया, b हो गया। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो हमने दोनों तरफ से प्रूव कर दिया इस स्टेटमेंट को। तो याद रखिएगा a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b, और वाइस वर्सा भी उसका ट्रू है कि यदि a और b आपस में बराबर हैं तो a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए, ठीक, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, बढ़िया। आपको टॉपिक में मजा आ रहा होगा। यदि आपको टॉपिक में मजा आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक, और हो सके तो कमेंट में भी कुछ लिखिएगा कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, इसी तरीके से बनाते रहिए। चलिए देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड इट्स जनरलाइजेशन सभी को पता है ना। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरीके से काम करता है कि यदि मैं लिखूंगा भैया क्या कि a इंटरसेक्शन, है ना, इस तरीके से लिख दें a इंटरसेक्शन b और यहाँ पे लिख दिया यूनियन c, कहीं से भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। a इंटरसेक्शन b और यूनियन क्या लिख दिया c, तो इसका मतलब क्या होगा कि a यूनियन c इंटरसेक्शन b यूनियन c, इस तरीके से। इसको बहुत ही आसानी से प्रूव किया जा सकता है, आपने 11th क्लास में प्रूव किया भी होगा। हमें इसकी जनरलाइजेशन पे बात करनी है। जैसे अभी तो मैं लिख दे रहा हूँ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और यूनियन में क्या है c, यानी कि x बिलोंग्स टू, हम क्या लिखेंगे भाई साहब कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू कितना भाई साहब c, x कितने अंदर है, c के अंदर है। यदि ऐसा है तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा ना, ये बिलोंग्स टू का निशान है, x बिलोंग्स टू c। अच्छा, अब इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि x a में भी और x b में भी है, तो कंफर्म है x दोनों में, a के अंदर भी और b के अंदर भी है, लेकिन x c के अंदर भी हो सकता है, यानी कि या तो x a के अंदर होगा या तो x c के अंदर होगा। तो वही लिख रहा हूं, x या तो a के अंदर है या तो x c के अंदर है, और साथ में एंड, है ना, एंड यहाँ पे बात करी जाए x तो b के अंदर है ही, हो सकता है b के अंदर हो और x c के अंदर हो, इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक। अब ये आपको पता है कि x बिलोंग्स टू, इसको क्या लिखा जाएगा, a यूनियन c लिखा जाएगा, और इसको लिखा जाएगा x b यूनियन c। जब यहाँ पे देखा जाएगा एंड है तो लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन c इंटरसेक्शन, यहाँ पे लिख जाएगा b यूनियन c, ठीक। तो इससे आप देखो ये किसका एलिमेंट था और किसका एलिमेंट हो गया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट आप क्या बोल सकते हो कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज बेसिकली द सबसेट ऑफ a यूनियन c इंटरसेक्शन b यूनियन c, इस तरीके से, ठीक। अच्छा, आप जब इसको रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो आप इसी तरीके से दूसरे स्टेटमेंट को भी प्रूव कर पाएंगे, आप इसी तरीके से दूसरे स्टेटमेंट को भी प्रूव कर पाएंगे। आपके टीचर्स ने बताया होगा कि पहले इसमें ए एलिमेंट बिलोंग कराते हैं, वो इसका एलिमेंट साबित हो जाता है, तो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, और जब इसमें एलिमेंट बिलोंग करेंगे और ये इसमें बिलोंग कर जाएगा तो ये सबसेट बन जाएगा किसका, इसका। और जब दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट बन जाते हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक। तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लिख सकते हैं, आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है, देखिए रिवर्स ऑर्डर में जाना है, पहले एक्स इसमें बिलोंग करेगा, फिर ये ऐसे टूटेगा, टूटते टूटते आपको यहाँ आना है ना, रिवर्स ऑर्डर में जाना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो कि a यूनियन c इंटरसेक्शन b यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b और यूनियन कितना c। तो यही आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जैसे कंबाइन करेंगे ना, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय कंबाइनिंग 1 and 2, हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c किसके इक्वल है, a यूनियन c और इंटरसेक्शन b यूनियन c के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब इसी तरीके से और भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो उसका प्रूफ आप लोग अब खुद ही कर लेंगे। मैं सीधे लिख दे रहा हूं कि सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, और फिर उसके जनरलाइजेशन को भी दिखा देता हूं कि कैसे लिखते हैं सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। देखिए सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c,
कैसे लिखेंगे कि सर A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। प्रूव करने का तरीका सेम। अच्छा, जनरलाइजेशन में कैसे लिखा जाता है? जनरलाइजेशन तो बहुत ज़रूरी है, ठीक। आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बेसिकली जनरलाइजेशन पे ही बात करते हैं। कैसे लिखा जाता है कि यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट I, ठीक। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ AI का आपने सपोज क्या लिया है भैया, इसका आपने ले लिया है इंटरसेक्शन विथ C। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा? इसको लिखने का तरीका होगा यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I और यहाँ पे लिखेंगे AI इंटरसेक्शन C, है ना। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। ये जनरल फॉर्म है, जरा ध्यान से देखिएगा, कहीं तो लिखा होगा अपन ने ये पहले यूनियन ऑफ सेट्स दिख रहा होगा, यूनियन ऑफ सेट्स का इंटरसेक्शन किसी पर्टिकुलर सेट के साथ, यूनियन ऑफ सेट्स का इंटरसेक्शन किसी पर्टिकुलर सेट के साथ कैसे लिखा जाता है, उसको ये किस तरीके से पार्टीशन में बदल देता है। पार्टीशन में ऐसे बदल देता है कि फिर यहाँ पे A और C का जो इंटरसेक्शन है ना, और B और C का जो इंटरसेक्शन है, यानी कि यूनियन के अंदर जितने भी सेट्स थे, यूनियन के अंदर जितने भी सेट्स थे, उन सब का इंटरसेक्शन का यूनियन, उन सब का इंटरसेक्शन का यूनियन। तो वही लिखा हुआ है कि उन सब का इंटरसेक्शन का यूनियन। इस तरीके से जनरलाइज केस में लिखा जाता है। प्रूफ भी कर सकते हैं आप सेम वे में, ठीक। LHS इज इक्वल टू RHS। उसी तरीके से ये पहला है, तो दूसरे वाले को इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू I, आपने पहला क्या बोलते हैं, पहला लेक्चर में भी ये सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक। तो ये लिखेंगे आप AI, ठीक। ये आ जाएगा यूनियन विथ पर्टिकुलर सेट। ये आपकी सेकेंड केस के लिए जनरलाइजेशन है। क्या लिखेंगे भाई साहब, इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I फिर AI यूनियन C, इस तरीके से, ठीक। तो ये जनरलाइजेशन केसेस हैं, आप इनके प्रूफ खुद भी कर सकते हैं। ना बने तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको इसका प्रूफ भी दे दूंगा। हालांकि आपसे बन जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से आता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। हमने लेक्चर 1 में भी इसके प्रूफ देखे हैं। डी मॉर्गन्स लॉ का भी जनरलाइजेशन हमने लेक्चर 1 में देखा हुआ है, ठीक। चलिए अगला है आपके पास डिफरेंस ऑफ अ सेट। क्या होता है डिफरेंस ऑफ अ सेट? द डिफरेंस of the two sets A and B in this order is the set of all those elements in A which are नॉट इन बी। फिर क्या बोल सकते हैं, है ना, ए के अंदर जो पाए जाएंगे वो बी के अंदर किसी भी हालत में पाए नहीं जाएंगे। ये डिफरेंस की डेफिनेशन है। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज डिनोटेड एज कैसे, A माइनस बी, इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, यदि सिंबॉलिकली दिखा जाए, है ना, इन सिंबल, हम उसको कैसे लिखा जाता है भैया, उसको लिखा जाता है A माइनस बी बराबर ऑल दोज एलिमेंट X विच आर इन A एंड नॉट इन B, ठीक। और इसी तरीके से यदि इसका उल्टे वाले को लिखना है तो सिमिलरली B माइनस A पे यदि बात करी जाएगी तो ऑल दोज X विच आर इन B एंड नॉट इन A, ठीक। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। ये आपके डिफरेंस ऑफ सेट्स की डेफिनेशन है। अच्छा, थिंग्स टू रिमेंबर पे भी कुछ बातें आपको लिखा दूं, है ना। हमारे CSIR नेट में इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। मैं आपको बहुत जल्द उस क्वेश्चन के भी दर्शन कराऊंगा, है ना, या तो इस लेक्चर में या तो नेक्स्ट लेक्चर पे। देखिए, थिंग्स टू रिमेंबर में बात करेंगे। पहला थिंग्स टू रिमेंबर क्या है कि A माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू B माइनस ए। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, है ना। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि A माइनस बी एंड B माइनस ए आर ऑलवेज डिसजॉइंट सेट्स। दोनों कैसे होते हैं, आर ऑलवेज डिसजॉइंट सेट्स। लेकिन इफ A माइनस बी इज इक्वल्स टू, किसी ने बोला B माइनस ए, A माइनस बी इज इक्वल्स टू B माइनस ए, इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ये तभी पॉसिबल है जब A B दोनों के दोनों कैसे सेट्स हों, एम्प्टी सेट हो, है ना। ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। हमेशा A माइनस बी इज नेवर इक्वल्स टू B माइनस ए, यानी कि दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स रहेंगे, ठीक। इस बात का आपको ध्यान में रखना जरूरी है
कि भैया ये बात है, ये छोटे छोटे नियम है, पर कब समस्या आ जाए आपको पता है ना। इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी दिया है, इसके ऊपर CSIR वाले ने क्वेश्चन भी दिया है, मैं बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। चलिए अगला टॉपिक हमारे पास क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, इस पे भी बात कर लेते हैं ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। जैसे कि पहले नंबर की प्रॉपर्टी क्या हो सकता है भाई साहब, पहले नंबर की प्रॉपर्टी A माइनस बी यूनियन सी, ये अपन ने पहली प्रॉपर्टी ली। तो A माइनस बी यूनियन सी आपसे क्या कहता है, ये बोलेगा आपको कि A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। ठीक, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। कैसे, जैसे कि जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल प्रूफ है, बिल्कुल किया होगा आपने। x बिलोंग्स टू आपने लिखा A माइनस बी यूनियन सी, इस तरीके से आपने लिखा। ठीक, जैसे लिखेंगे तो आप डिफरेंस की डेफिनेशन लगा देंगे कि x बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, यदि ऐसा है तो x बिलोंग्स टू A एंड जब यूनियन में कोई चीज़ नहीं होती है, इसका मतलब x नॉट बिलोंग्स टू B एंड x नॉट बिलोंग्स टू C, तो इसको लिखने का तरीका होता है, लेक्चर 1 में हमने इस पर बात करी है। ठीक, अब यदि ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और एंड यहाँ पे यदि बात करी जाए कि या तो लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू C, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना। इस ऊपर वाले स्टेटमेंट को ऐसे लिखा जाएगा, ठीक, कि x किसी भी हालत में A में तो है पर B में नहीं है, x किसी भी हालत में A में तो है पर C में नहीं है, इस तरीके से लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे देखा जाए तो x को आप किस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप A माइनस बी, ठीक, और ये एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और यहाँ पे A माइनस क्या लिख दोगे, C। तो देखिए x आपका कहाँ बिलोंग कर गया, x आपका बिलोंग कर गया A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C में, जो हमें चाहिए था। दिस इम्प्लाइज कि A माइनस बी यूनियन C इज बेसिकली द सबसेट ऑफ A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C। ठीक, तो ये आपके लिए फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। तो आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना मैंने सिखाया है, तो सिमिलर वे में है ना, सिमिलरली जो आपके पास होगा A माइनस बी इंटरसेक्शन, ये उल्टा देखना लग जाओ, बस ये उल्टा चले जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक, इंटरसेक्शन कितना भाई, A माइनस सी इज बेसिकली सबसेट ऑफ A माइनस बी यूनियन C, ये हो गया। ठीक, तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट होल्ड, है ना, उतना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे क्या लिख रहे हैं, रिजल्ट होल्ड। कौन सा रिजल्ट होल्ड करता है, ये वाला रिजल्ट होल्ड करता है। अगली कंडीशन यदि यहीं पे देखी जाए, A माइनस, अभी हमने B यूनियन C लिया था, तो B इंटरसेक्शन C ले लीजिए आप, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करेगा। क्या हो जाएगा, A माइनस बी यूनियन आ जाएगा यहाँ पे A माइनस C, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन आ गया था, वहाँ पे क्या आ गया है, यूनियन आ गया था। इसका भी वही तरीका है भाई साहब प्रूफ का, बहुत ही सिंपल सा है ना, मैं आधा लिख दे रहा हूँ। क्या, x बिलोंग्स टू A माइनस बी इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे आप, C। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, उसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलेगी, x बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। यदि ऐसी बात समझ में आ रही है तो x बिलोंग्स टू A एंड जब इंटरसेक्शन में कोई चीज बिलोंग नहीं कर रही होती तो उसको लिखते हैं x नॉट बिलोंग्स टू B और x नॉट बिलोंग्स टू, है ना, x नॉट बिलोंग्स टू C, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, यदि ऐसा है तो आप इसको क्या लिखोगे कि x बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B, पहली कंडीशन। ठीक, या फिर आप क्या लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू A और यहाँ पे लिख सकते हो एंड x नॉट बिलोंग्स टू C, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने इन तीनों स्टेटमेंट्स को, है ना, ऊपर वाले तीनों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि x A में है पर x B में नहीं है, x A में है पर x C में नहीं है। अच्छा, यदि ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा आपके पास कितना, A माइनस बी, और ये हो जाएगा आपके पास x बिलोंग्स टू A माइनस C, है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस सिंबॉलिक फॉर्म में। तो हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू A माइनस बी यूनियन क्या हो जाएगा भाई साहब, A माइनस सी, जो हमें चाहिए था। तो ये नहीं, क्या बोलेंगे भाई साहब कि A माइनस बी इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, इज बेसिकली सबसेट ऑफ A माइनस बी यूनियन A माइनस सी, है ना, ये फर्स्ट कंडीशन। और सिमिलरली आप बोल दोगे क्या, सिमिलरली आप बोलोगे कि A माइनस बी यूनियन, आशा करता हूँ मैं ज़्यादा तेज नहीं चल रहा हूँ, इज सबसेट ऑफ A माइनस बी इंटरसेक्शन C। ठीक, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट क्या करेगा भाई साहब, होल्ड करेगा। ठीक, रिजल्ट होल्ड करने का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि ये यही चीज लिख देंगे, मैं लिख दे रहा हूँ A माइनस
बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू आ गया है, यानी कि ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। रिजल्ट होल्ड लिखने का मतलब ये था, यहाँ पे भी वही था, है ना, कि वो जो लिखा हुआ है वो ट्रू लिखा हुआ है। ठीक, इस तरीके से। एक और इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, या फिर आप उसको बोल लो कि प्रॉपर्टी है ना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या? कि जब लिखा हो a माइनस बी माइनस सी, इस तरीके से लिखा हो, तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है? a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c, इस तरीके से इसको लिखा जाता है भैया, देख लो। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होगी, x बिलोंग्स टू a माइनस बी माइनस सी लिखा है। तो आप क्या करेंगे ना, हम इसके प्रूफ की बात कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका। क्या कि x बिलोंग्स टू a एंड आप लिख देंगे x नॉट बिलोंग्स टू b माइनस सी। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, आपको पता होना चाहिए कि यदि कहीं पे लिखा हुआ है b माइनस सी, तो इट कैन बी रिटर्न एज व्हाट, b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। और इसको और क्या लिखा जा सकता है कि भाई साहब, इसको लिखा जा सकता है c कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से रिजल्ट आपको होल्ड करना पड़ेगा। अभी मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा ना, कुछ एग्जांपल देके अभी आपको इसका बता दूंगा कि b माइनस सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू c कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट, तीनों इक्वल होते हैं आपस में। तो वही यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू, मैं ये वाला स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या, कि b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये आपने लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या है कि x नॉट बिलोंग्स टू b और x नॉट बिलोंग्स टू c कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, और x यदि c में c के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो कहाँ पे होगा, c में होगा। तो कहाँ होगा, c में होगा। तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, या फिर आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू a, है ना, और यहाँ पे एंड x बिलोंग्स टू c। ठीक, इस वाले स्टेटमेंट को इस तरीके से आप, कि x a में है पर b में नहीं है, x a में भी है और x c में भी है, इस तरीके से आपने बांट दिया। यदि ऐसा है तो बताइए इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस बी, a माइनस बी की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक, बीच में क्या चल रहा है, और ये क्या है, इंटरसेक्शन वाली डेफिनेशन है, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, और का मतलब यूनियन होता है, यानी कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो इससे आपने साबित कर दिया क्या, कि a माइनस बी माइनस सी इज बेसिकली द सबसेट ऑफ a माइनस बी, ठीक, यूनियन a इंटरसेक्शन c। इस तरीके से यह आपके लिए हो जाएगा फर्स्ट। सिमिलरली आप इसके रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे, जैसे ही है ना, रिवर्स ऑर्डर में जैसे ही जाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, कि a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a माइनस बी माइनस c, है ना, सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पे यदि बात करेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारा रिजल्ट होल्ड करेगा, रिजल्ट होल्ड। ठीक, इस तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, है ना। आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक है फिलहाल के लिए। क्या बोलेंगे हम भैया, कि इफ ए बी आ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, वो जो प्रॉपर्टी आपने पीछे लिखी थी उसका आपको एग्जांपल भी मैं इसी में दे दूंगा, है ना, जो पीछे लिखी थी आपने। इफ ए बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्स, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए with respect to है ना x is defined as the set of all those element of x which are not in A, denoted, या फिर ऐसे लिखेंगे, है ना, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड
बाय, सभी को पता है ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए बार भी लिखते हैं, इस तरीके से उसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि सिंबॉलिक फॉर्म में देखा जाए तो इन सिंबल हम क्या लिखेंगे भैया, इन सिंबल में इसको लिखा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एक्स बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू व्हाट ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से इसे लिखा जाता है ना। इसमें कहीं पे भी कोई समस्या आपको आई नहीं होगी ना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और बात बता दें, है ना, ऑल्सो इसके लिए कुछ और नोटेशंस भी होते हैं। क्या नोटेशन, कि आप ए कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स, ठीक, माइनस कितना भाई साहब ए, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस ए, इस तरीके से भी आप नोटेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नोटेशंस में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्या, कि लेट एक्स बी आ यूनिवर्सल सेट। मान लो आपने क्या ले लिया, एक्स को यूनिवर्सल सेट ले लिया, ठीक, जहाँ पे आपने बोला है कि एक ए है ना, एक ए है जो कि सबसेट ऑफ एक्स है, और एक और सेट बी है जो कि सबसेट ऑफ क्या है, एक्स है ना, बी, ये सबसेट का निशान है, ढंग से ही बना दें, ठीक, सबसेट ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं भाई साहब कि आप a माइनस बी लिखिए, चाहे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिखिए, चाहे आप b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट लिखिए, तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। जैसे इसको मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता दूं, आपने पीछे इसको इस्तेमाल भी किया था, क्या है ना, लेट एक सेट x ले रहा हूँ मैं, ठीक, 1 2 3 अप टू यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, सपोज 10, है ना, ऐसे ले लिया। एक सेट मान लो मैं a ले रहा हूँ, 1 2 5 6 ऐसा करके कुछ भी ले लिया। एक सेट बी ले रहा हूँ, मान लो मैं 6 7, ठीक, यूनिवर्सल सेट से ही है, दिख रहा होगा आपको रिलेट करने में। अच्छा, जब मैं a माइनस बी बोलता हूँ निकालने को, तो a माइनस बी निकालने का मतलब क्या होता है भाई साहब, a माइनस बी निकालने का मतलब होता है कि आप पहले तो सेट a को लिखिए, ठीक, और a को इस तरीके से लिखिए कि यदि इसमें a और b के कोई कॉमन एलिमेंट हैं, a और b के कॉमन एलिमेंट, यानी कि a इंटरसेक्शन b को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, a इंटरसेक्शन b को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो जिस दिन आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको 6 मिलेगा कॉमन, तो 6 को किस में से हटा देना है, a में से हटा देना है, तो बचेगा कितना, 1 2 और 5। ये आपने क्या निकाल दिया, a माइनस बी निकाल दिया, ठीक, ये आपने क्या निकाल दिया, a माइनस बी। मैं इसको बोल रहा हूँ कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन क्या है, 1। सेकेंड वाली पे बात करते हैं, ठीक, आप सेट ए देखिए, सेट ए आपके पास कितना है, सेट ए आपके पास है 1 2 5 और 6, है ना। अब अपन किसको निकालने जा रहे हैं वो भी लिख दे रहा हूँ कि अपन निकालने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए की बात करेंगे तो आपको 1 2 5 6, और जब आप इसका इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सेट बी तो ये है 6 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आप यूनिवर्सल में चेक करेंगे, तो 6 और 7 को हटा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 को हटा दिया, 8 9 और 10। इन दोनों में कॉमन पार्ट आपको क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में आपको कॉमन पार्ट दिख रहा होगा 1 2 5, 1 2 और 5, और कुछ आपको कॉमन मिलने वाला नहीं है, तो ये लिख दिया आपने 1 2 5, ठीक, ये आपने कंडीशन नंबर सेकंड लिख दी। उसी तरीके से आपने कंडीशन नंबर सपोज थर्ड लिख दी, है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से कईयों को समझ में आ गया होगा कि क्यों सर आप ऐसा बोल रहे थे कि तीनों इक्वल कंडीशन है, तीनों इक्वल कंडीशन है। तीसरी कंडीशन आपने बोला बी कॉम्प्लीमेंट, तो 6 और 7 को हटा के तो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बताइए बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि 6 और 7 हटा दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 हटा दिया, 8 9 और 10, माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट है यानी कि 1 2 5 6 हटा दो, तो 1 और 2 हटा दिया, फिर आ जाएगा कितना, 3 4 5 6 हटा दिया, 7 8 9 और 10। अब जब आपको इन दोनों में से आपस में b माइनस ए, इसको b कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मत पढ़िए, जैसे आपने पढ़ रहा था a माइनस बी, तो a माइनस बी निकालने का क्या तरीका होता है कि a और b के कॉमन पार्ट को a से निकाल दो। उसी तरीके से b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट के कॉमन पार्ट को b कॉम्प्लीमेंट से निकाल दो, ठीक। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट बताइए क्या है, तो b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट से आप इन दोनों का कॉमन पार्ट देखेंगे तो देखिए 8 9 10 इसमें भी है, 8 9 10 इसमें भी है, इनको हटा देना है। और क्या दिखाई दे रहा है भाई, और आपको 3 दिख रहा होगा, 4 दिख रहा होगा, 3 और 4 को भी क्या कर दो, हटा दो। तो इसमें से ये सारे पॉइंट्स को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक। तो कितना बचा दिख रहा होगा, 1 2 और 5।
जरा ध्यान से देखिए, तीनों कंडीशन में 1 2 5 1 2 5 और 1 2 5 आ रहा है, इसीलिए अपन ने बोला था कि रिजल्ट होल्ड्स, है ना, दिस इंप्लाइज रिजल्ट्स होल्ड्स। ठीक, आगे अगला लेक्चर में और भी जल्दी आपके पास लाने वाला हूं, है ना। अच्छा, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर याद से क्लिक करिएगा ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिल जाए। दूसरी बात, लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, आप जितनी ज़्यादा हमारी हेल्प कर पाएंगे हम उतनी जल्दी आपके पास कंटेंट को ला पाएंगे। ठीक, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।